देखो, ये 8वीं क्लास की है। अपन 6 पढ़ चुके हैं, 7 पढ़ चुके हैं और आज 8वीं क्लास है। इनमें क्या किया गया, अक्सर वो चीज़ अपडेट की गई है जो अपने वर्तमान में चल रहे हैं। देखो, 18वीं शताब्दी में राजस्थान कैसा है। स्वतंत्रता संग्राम दिया अपना 1857 वाला। आधुनिक राजस्थान का निर्माण है, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन और पर्यटन है, विकास योजनाएं, जन जागरण, सुधार हेतु राज्य के प्रयास क्या किए गए, ग्रामीण और शहरी प्रशासन कैसा होता है, और लास्ट में दिया है राजस्थान कला एवं संस्कृति। आप भले ही कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सभी एग्ज़ामों के लिए अच्छी बुक है ये। देखिए, इसको जो मोस्ट है वो मैंने पहले ही बोल्ड कर रखा है, अलग कलर में दिखा रखा है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखो क्या है, आज का चैप्टर है 18वीं शताब्दी का राजस्थान। 18वीं शताब्दी में राजस्थान कैसा था। सबसे पहले है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। अच्छा प्रश्न है, इंडिया जीके के हिसाब से है ये। मराठाओं का जो संस्थापक है वो शिवाजी है। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति उत्तर भारत में विस्तार की नीति। भाई, मराठा वैसे जो हैं वो दक्षिणी भारत में थे। कहाँ थे? दक्षिणी भारत में। तो इनका विचार आया औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि हमारे जो शासन का विस्तार है हम कहाँ तक कर लें, उत्तर भारत तक। इन्होंने इसके लिए मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे, मतलब ये प्रसार अपना राज्य बढ़ाने लग गए। फिर देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। देखो, जब मराठाओं को बुलाया गया था तब वो बूंदी आए थे। अपन पढ़ते हैं ना भाई, बुद्धि सिंह के समय बूंदी में प्रवेश हुआ था उनका। लेकिन यहाँ देखिए, सर्वप्रथम आए हैं वो कहाँ, प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं। अगर पहला आक्रमण है वो बूंदी में है तो प्रवेश किया इन सबसे पहले 1711 में, और कहाँ, मेवाड़ में। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो ये एक प्रश्न बनता है कि मराठाओं ने अपना ध्वज अटक से कटक तक लहराने का निर्णय या फैसला कब किया। तो 1720 में किया। अच्छा, किसने किया? एक पेशवा थे जिनका नाम क्या है, बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव ने ऐसा किया। 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण की। 1726 में कहा आक्रमण किया? देखो, 1711 में अपने मेवाड़ में और 1726 में कोटा बूंदी में आक्रमण किया। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। एक टैक्स, जैसे अंग्रेज भी हमसे खिराज लेते थे, तो इन्होंने कौन सा टैक्स लेना शुरू कर दिया, खिराज टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुणे वहां का शासक बना दिया, जिसको अपन बुद्धि सिंह के नाम से जानते हैं। उसी का नाम यहाँ क्या लिखा हुआ है, बुद्ध सिंह लिखा हुआ है। तो वहां का शासक वापस बना दिया बूंदी का इन्हें। ये राजस्थान में मराठों का पहला राजनीतिक हस्तक्षेप था। मराठों ने सर्वप्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप किया है वो बूंदी में किया है, जबकि उन्होंने प्रवेश जो किया है वो मेवाड़ में 1711 में किया है। तो ये लाइनें आपके लिए उपयोगी हैं। देखो, आपने देखा कि मराठों को सबसे पहले संगठित तो किसने किया, शिवाजी ने। फिर किसकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने उत्तर भारत में अपना विस्तार, तो औरंगजेब। फिर इन्होंने आक्रमण इस सिलसिले में कहाँ किया है, मालवा और गुजरात में। फिर है राजस्थान में सर्वप्रथम आक्रमण कब, मतलब इन्होंने प्रवेश किया 1711 में, और कहाँ किया, मेवाड़ में। फिर इन्होंने अटक से कटक तक जो ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा वो कब रखा, 1720 में। और पेशवा कौन थे, बाजीराव थे। चलिए,
1726 में इन्होंने कहां पर आक्रमण किए? कोटा बूंदी में आक्रमण किए। 1728 में इन्होंने कहां किए? डूंगरपुर बांसवाड़ा में आक्रमण किए इन्होंने। चलो, और इन्होंने वहां उन लोगों से क्या वसूला? खिराज कर। फिर 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्धू सिंह को फिर से शासक बना दिया, जिसको बुद्धू सिंह यहां पर बोला गया है। ठीक है, ये सारे इतनी लाइनें मोस्ट थी। अब देखिए आपके लिए एक सम्मेलन आ रहा है, और वो सम्मेलन है हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? हुरडा सम्मेलन है। तो देखिए हुरडा सम्मेलन में क्या है, कब हुआ? 17 जुलाई 1734। बहुत बार एग्जाम में आता है, एक प्रश्न से इजी है, हार्ड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उसको अपन हार्ड नहीं कह सकते, इजी प्रश्न है। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा है कहाँ? आपके भीलवाड़ा में है। तो ये भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता है मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसकी अध्यक्षता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किसने की है? जगत सिंह द्वितीय ने। और इसमें देखो पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन है? आमेर का सवाई जय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का भगत सिंह, कोटा का महारावल, दुर्जन साल आदि। इनमें से ये शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जो नहीं पूछा हो। ये सारे प्रश्न एग्जाम पूछे हुए हैं। तो एक तो 17 जुलाई 1734 को होता है। कहाँ होता है? भीलवाड़ा में हुरडा नामक स्थान पर होता है। अध्यक्षता कौन करता है? जगत सिंह अध्यक्षता करता है। फिर इसमें जयपुर से या आमेर से कौन गया? सवाई जय सिंह गया है। जोधपुर से कौन आया? अभय सिंह आया। नागौर से कौन है? भगत सिंह नाम का राजा है। और कोटा से कौन है? महारावल दुर्जसाल। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार हुआ, जिसमें यह निश्चय हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे। मतलब इसमें कहा कि अपन सारे एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। एक का शत्रु वह मित्र, दूसरे का शत्रु मित्र होगा। मेरा मित्र गुलाब का भी मित्र, मेरा दुश्मन गुलाब का भी दुश्मन। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। ये भी निर्णय हुआ, मानो कोई नई योजना बना रहे हो तो अपन सारे बैठेंगे और निर्णय करेंगे। उसके बाद में फिर आ जाओ, वर्षा ऋतु के पश्चात पुनः हम कहाँ इकट्ठे होंगे? रामपुरा में। पुनः हम रामपुरा में एकत्रित होंगे। किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित रही, इसकी पालना नहीं हो सके। प्लान बनाया कि रामपुरा में आएंगे, ऐसे करेंगे, वो फाड़ देंगे, चीर देंगे, कुछ नहीं हुआ, है ना। मामला यहीं पर इनका क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन इनका खत्म हो गया, अपने एग्जाम का तो शुरू हो गया ना इसमें। चलो, तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। तो हुरडा सम्मेलन कब होता है? 17 जुलाई 1734 को। कहाँ होता है? हुरडा भीलवाड़ा में होता है। अध्यक्षता कौन करता है? जगत सिंह, जो मेवाड़ का राजा है। आमेर का कौन आता है? सवाई जय सिंह आता है। तो जोधपुर का कौन आता है? अभय सिंह आता है। नागौर का कौन आता है? भगत सिंह आता है। कोटा का कौन आता है? दुर्जन साल आता है। फिर आपने देखा इन्होंने एक अहदनामा तैयार किया, उसमें था कि हम सब मिलके काम करेंगे, आपका मित्र हमारा मित्र, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, और कोई भी योजना हम सब एक साथ मिलके चलाएंगे, और बरसात के बाद में रामपुरा में इकट्ठे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, अब पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा। चाह माँ, और ये देखिए राजस्थान की राजनीति कैसी है, माँ भी एक नंबर की क्या बताए चंट होगी। तो उन्होंने आकर के यहाँ का राजस्थान की राजनीति का एनालिसिस किया है। कब आई थे? हुरडा सम्मेलन के बाद 35 में आ रही है। क्या नाम है माँ का? राधाबाई। ठीक है, किसकी माँ थी? बाजीराव की माँ है। किसकी माँ है ये? बाजीराव की माँ है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। देखो आकलन किसका करना है? राजस्थान की राजनीति का, राजस्थान की राजनीति का आकलन करना है। और
भेज रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, भाई वहां घूम घूम के देख। अपनी माता के सम्मान सहित से कुशल लौटने पर पेशवा बाजीराव ने अगले ही वर्ष राजस्थान में आए और चौथ वसूली। जब माँ यहाँ से लौटी तो देखा है तो मरुडंग माल है राजस्थान में, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है लोगों को, मौका है लगा दो चौका, तो चौके की जगह चौथ लगा दिया इन्होंने। क्या लगा दी? हाँ, चौथ लगा लिया। बड़ा हरामी किस्म का आदमी है रही तो। भाई उसकी माँ ही तो बड़ी इज्जत की हमारे राजस्थान के लोगों ने, है ना, उसको सह कुशल। उन्हें उम्मीद नहीं थी डोकरी वापस आएगी। तो अच्छा प्रश्न बनता है। देखो आप, एक छोटी क्लास, 8वीं क्लास, और कितने खतरनाक वाले प्रश्न बन रहे हैं, सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। चलो अब आ जाओ, राजस्थान में उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका। मतलब यहाँ बात यह है कि हम राजस्थान वाले आपस में लड़ रहे हैं, उस समय हम राजस्थान में मराठों की क्या भूमिका रही। तो 1743 से 1750 का, तो ये ऐसा संघर्ष अपने इस समय जयपुर में हुआ था, 43 से 50 का बीच का संघर्ष, दो भाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया है, देखो क्या दिया है। तो यहाँ लिखा है जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ में 1708 में शरत पर हुआ था। एक शरत पर हुआ था, इस आधार पर शरत थी कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र, बाद में माधो सिंह उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न पुत्र जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। बोला यहाँ एक देबारी समझौता होता 1708, उसके तहत अमर सिंह ने अपनी बेटी चंद्र कंवरी का विवाह जयपुर के राजा सवाई जयसिंह से किया और ये कहा कि इससे जो संतान उत्पन्न होगी वही जयपुर का राजा बनेगा। लेकिन बनाया नहीं। देखो बाद में क्या होता है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र कौन था? माधो सिंह ने अपने मामा का नाम है जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था ईश्वरी सिंह चुनौती। देखो हुआ क्या वास्तव में, 1700 से लेकर के 1743 तक सवाई जयसिंह राजा रहा। कौन रहा? सवाई जयसिंह। अब इसने चंद्र कंवरी से विवाह करके कहा कि चंद्र कंवरी के जो पुत्र उत्पन्न होगा, बाद में कौन उत्पन्न हुआ? माधो सिंह। बोला वो राजा बनेगा, लेकिन इसको नहीं बनाया। बाद में राजा कौन बन गया? सवाई ईश्वरी सिंह बन गया। ईश्वरी सिंह वैसे 1743 से 1750 तक रहेगा। जब माधो सिंह को राजा नहीं बनाया तो अपने मामा को बुलाया, और मामा का नाम क्या है? जगत सिंह द्वितीय है। जगत सिंह द्वितीय मामा थे इनके, इनको बुलाया और ईश्वरी सिंह को चुनौती दी डाली। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। मतलब यहां पर मराठा जो हैं वो भी किसका पक्ष ले रहे हैं? देखो मामा का तो ले ही रहे हैं, मामा तो है ही साथ में, मामा तो कहाँ जाएगा भाई, वो तो रिश्तेदार है, आएगा आएगा। यहाँ कौन है? होलकर है। तो उन्होंने पक्ष लिया। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध होता है और बगरू के युद्ध हुए हैं। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी, क्या नाम है? हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। मतलब ये हरगोविंद जो नटाणी है बड़ा गद्दार आदमी निकला, इसने ईश्वरी सिंह को धोखा दिया। इस वजह से जो है ईश्वरी सिंह को सुसाइड करना पड़ा और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का राजा बन गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साहब मराठों की क्या भूमिका रही। तो कुल मिला के आप ये कह दो कि माधो सिंह को राजा बनाने में इनकी भूमिका रही है। ठीक है, माधो सिंह अपने मामा जगत सिंह और होलकर के सहयोग से राजा बन गया। ठीक है, तो एक बार यहां तक फिर से रिवाइज कर लो। हमने देखा जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष, हमने देखा उदयपुर के महाराजा थे जिनका नाम अमर सिंह द्वितीय है, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्र कंवरी बाई है, और इनका विवाह किससे होता है? सवाई जयसिंह से। एक 1708 में एक समझौता हुआ था देबारी, उसके तहत इनका विवाह हुआ और शर्त में ये थी कि इससे उत्पन्न संतान जयपुर का राजा बनेगा। लेकिन जब 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई तो
इनका जो पुत्र था माधो सिंह, उनको राजा नहीं बनाया गया। इसलिए माधो सिंह ने क्या किया, अपने मामा जगत सिंह द्वितीय की मदद ली और साथ में मराठा सरदार होलकर की शरण ली। और यहाँ पर जो ईश्वरी सिंह को धोखा दिया उसका नाम क्या है, हरगोविंद नटाणी। और वैसे दो युद्ध देखे अपन ने, राजमहल बगरू, तो दोनों युद्धों में दोनों भाइयों के बीच में होते हैं यहाँ। और बाद में नटाणी की वजह से इसको क्या करने पड़ा, आत्महत्या करना पड़ता है। अब जिस प्रकार से मराठों ने हस्तक्षेप किया है जयपुर में, उसी प्रकार से ये जोधपुर में भी संघर्ष होएगा। देखो क्या है, जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां दो भाई हैं, एक का नाम राम सिंह है और एक का नाम भगत सिंह है, के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा की सहायता के प्रयास छूट गए। दोनों ही चाहते थे यार अपन मराठों का सहयोग ले लें। पेशवा सिंधिया होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गया, क्योंकि दोनों तरफ हो गए मराठा। यहाँ क्या है, अंततः राम सिंह राज्य का आधा भाग, अंत क्या हुआ, राम सिंह को आधा राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। आप भी जानते हो कोई भी चीज है अगर उसके अपन दो फाड़ करेंगे तो प्रभाव तो पड़ना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए आर्थिक हालत जो है मारवाड़ की क्या हो गई, खराब हो गई। तो कुल मिलाकर के अपन ने देखा कि जोधपुर में भी इन लोगों का क्या हुआ है, हस्तक्षेप हुआ है। दो भाई कौन लड़ते हैं यहाँ, राम सिंह जी और भगत सिंह जी। इन दोनों के बीच में जो है इनका उत्तराधिकारी युद्ध होता है, क्योंकि जसवंत सिंह के पुत्र थे ये। ठीक है, अब मेवाड़ में भी देखो इनका हस्तक्षेप हो रहा है। कितनी अच्छी किताब बनाई है देखो, ये है ना, एकदम तरीके से। देखो 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। आप कंपटीशन की 50 किताब पढ़ोगे तब जाके ये बात मिलेगी आपको। 50 किताब पढ़ोगे तब मिलेगी ये बातें, हर किसी बुक में नहीं मिलेगी ये बात। अपन पता है राज सिंह के बाद में हरि सिंह पढ़ते ही नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, हरि सिंह को मेवाड़ का शासक बना दिया गया। तो देखो यहाँ क्या है कि 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने पर हरि सिंह को मेवाड़ सिंहासन पर बिठाया दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के भी दो दावेदार हो गए। कुछ समय बाद में दो दावेदार हो गए, एक हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। एक रानी पद्मनी वाला बींद पढ़ते, एक दूसरा रतन सिंह पढ़ते हो। उसके अलावा ये तो आज तीसरा रतन सिंह पढ़ रहे हो तुम यहाँ। मतलब हरि सिंह और उसका भाई रतन सिंह दोनों आपस में लड़ेंगे। दोनों ने मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप गहरे युद्ध में मराठों का हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति की मार्ग अवरुद्ध हो गए। कुल मिलाकर के मराठाओं का हस्तक्षेप कहाँ हो गया, उदयपुर में, या कहो मेवाड़ में दो भाई लड़ रहे हैं, हरि सिंह और रतन सिंह। जो कोई राज सिंह जी हैं उनके ये बेटे हैं। चलो अब मराठों की बात उधर की, अब हम अंग्रेज और उनके द्वारा कुछ की गई संधियां जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अंततः 1817-18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करना शुरू हो गया। तो संधियों का दौर प्रारंभ हो गया 1817-18 में। देखो राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर, बहुत अच्छी तारीख है, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार की। वेरी मोस्ट है भाई। सबसे पहले संधि किस रियासत ने स्वीकार की है, भरतपुर ने। और कब स्वीकार की है, 29 सितंबर 1803 में। फिर है 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर, किसको छोड़कर,
सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वीकार कर लिया। फिर है केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी, क्योंकि मारवाड़ विरोध कर रहा था, इस वजह से किससे संधि नहीं हो सकी? सिरोही से। 1823 में संधि हो गई। तो सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत सिरोही है, जिसने 1823 में शिव सिंह नाम का राजा हुआ था, उसने वैसे संधि स्वीकार की थी। किसने? शिव सिंह ने। ये बात है। तो देखो अंग्रेजों से संधियां है हमारी कब प्रारंभ होती है? 1817-18 में। फिर सबसे पहले किस रियासत ने? भरतपुर रियासत ने की है। और फिर आपने देखा कि 1818 तक लगभग सबने कर ली, केवल किसने नहीं किए? सिरोही ने। सिरोही ने कब किए? फिर 1823 में। अब देखो इन संधियों का क्या इफेक्ट पड़ा, प्रभाव क्या है। तो देखो 1817-18 में की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले के राज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मतलब ये संधि कर रहे तो बदले में क्या देना पड़ रहा था? कि राज कर देना पड़ रहा था, पैसा देना पड़ रहा था। इसलिए क्या हुआ कि आर्थिक हालत खराब हो गई। चलो अब देखो यहाँ पे एक तो अहदनामा क्या होता है, कभी आ जाएगा सीधा सा प्रश्न। अहदनामा का मतलब है इकरारनामा या समझौता। अहदनामा का मतलब क्या है? इकरारनामा या समझौता। चौथ है तो मराठों द्वारा अन्य शासकों से वसूला जाने वाला सुरक्षा टैक्स है, एक प्रकार का क्या है? सुरक्षा टैक्स। उसे चौथकर कहते हैं। कि राज क्या है? तो कृषि भूमि पर लगने वाला एक टैक्स है। तीनों अच्छे क्वेश्चन है भाई। छोटी सी किताब है लेकिन प्रश्न बड़े मोटे मोटे हैं, जो आपको बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलेंगे। अहदनामा का मतलब इकरारनामा। फिर चौथ का मतलब एक सुरक्षा टैक्स। और खिराज है कृषि पर लिया जाने वाला टैक्स। ये एक चैप्टर आपका खत्म होता है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो देख लो। देखो सीधा सा प्रश्न है, क्या है कि निम्न में से हुर्डा सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय लिखा है, सवाई जय सिंह लिखा है, अभय सिंह लिखा है और भगत सिंह लिखा है। तो यहाँ सही उत्तर है इसका जगत सिंह, क्योंकि ये कहाँ के राजा हैं? मेवाड़ के राजा हैं। अच्छा ये तो कामेर की तरफ से भाग लेने वाले हैं, ये नागौर की तरफ से भाग लेने वाले हैं, और अभय सिंह है वो जोधपुर की तरफ से भाग लेने वाले थे। इस प्रकार से ये आपका केवल एक प्रश्न यहाँ पे दे रखा था। देखो एक क्वेश्चन है, मराठा शक्ति का सर्वप्रथम संगठन किसने किया था? तो अभी अपन ने पढ़ा था कि शिवाजी ने किया है। फिर है राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को खालिस्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की। तो किसने स्वीकार की है? भरतपुर ने संधि स्वीकार की है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29 सितंबर 1803 को। तो ये आपकी 8वीं क्लास का पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब सेकंड चरण जो चैप्टर है उसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान का क्या रहा उसमें, इसके बारे में। देखो अब देखेंगे अपन 1857 में। सबसे पहले अपन को जो याद करने योग्य बातें हैं वो है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे। एक हर बात का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो यहाँ कारण क्या है? कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। भाई एक कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आ गए और उन्होंने संधि कर ली,
उसके बाद में उनके आंतरिक मामले थे, उनमें हस्तक्षेप, मतलब उनके घर के जो मामले हैं मान लो, उनमें क्या करने लगे, हस्तक्षेप। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न 11वीं कक्षा की क्लास में भी है। ऐसा कैसा लिखा हुआ है, 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार किया। किसी दिन आएगा ऐसा कैसा उठा के, अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार कब किया, तो ये 1839 में। मांगरोल का युद्ध, कोटा के महारावल के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की। एक 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ था। उस मांगरोल के युद्ध में इन्होंने, अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। वहां के कोई राजा थे किशोर सिंह, उनका साथ नहीं दिया, और किसका साथ दिया, जालिम सिंह। मेवाड़ प्रशासन में भी बार बार क्या कर रहे थे, ये हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये एक तो आंतरिक मामला हो गया। एक तो आपने देखा कि जोधपुर किले पर अधिकार किया 1839, ठीक है। पता है मेवाड़ में क्या होता है, क्रोब नाम का एक व्यक्ति था अंग्रेज, उसने मेवाड़ के शासक भीम सिंह को 1000 रुपये 1 महीने की पेंशन दे दी कि मतलब टेंशन तू ले ले 1000 पेंशन, और राजकाज से बेदखल कर दिया था, राजकाज से बेदखल किया था। ऐसा लिखा हुआ है कक्षा 11 में, कक्षा 11 में लिखा हुआ ये लाइन है। चलो, तो ये बात हो गई आपकी। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, मतलब अंग्रेज क्या कर रहे थे कि मान लो कोई उत्तराधिकारी बन रहा है, तो जानबूझ करके वो क्या करते थे, छोटे का पक्ष लेते थे, नाबालिग का। और नियम ये बना रखा था कि नाबालिग राजा है तो उनका संरक्षण का अधिकार अंग्रेजों का है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का एक था लक्ष्मण सिंह, बात है 1826 की है। तो लक्ष्मण सिंह वगैरह जो हैं, तो यहाँ क्या है कि नाबालिग थे तो उनका सपोर्ट किया, उनका क्या किया, सपोर्ट किया। तो इससे क्या हो रहा था कि आंतरिक मामले जो भी थे उनके, इतना ही नहीं, आपके अलवर में, अलवर के भी अंग्रेजों ने 1826 में 2 भाग बांट दिए थे। अलवर के कितने बांट दिए, 2 भाग। इस प्रकार से वो आंतरिक मामले में क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। तो देखो यहाँ उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, देखो ये दिया है इसमें, ये मैंने लाइनें जो बोल, बांसवाड़ा का 1844 है भाई, भरतपुर का है 1826 और 1826 ही अलवर। ये की ये बातें 11वीं क्लास में है, ये किताबें, ये बातें 11वीं क्लास में भी हैं। 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर को 2 भागों में बांट दिया। अलवर को क्या किया, हस्तक्षेप किया, और अलवर को 2 भागों में बांटने का काम इन्होंने किया। इसके अलावा 1826 में भरतपुर दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी। बताइए कितने तगड़े क्वेश्चन है, कक्षा 8, और बातें बड़ी तगड़ी है। 1826 में इन्होंने अलवर के 2 भाग कर दी, और 1826 में भरतपुर को जो लोहागढ़ उसको नष्ट किया, और 1844 में लक्ष्मण सिंह नाबालिग था, नाबालिग है, और फिर भी क्या कर रहे हैं, ये उनको राजा बना रहे हैं और अपने अंडर में ले लिया शासन। तो इस प्रकार से यहां जो है उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, इस वजह से भी 1857 की क्रांति होती है। फिर है सामान्य जनता की भावना, डोंगजी जवाहर जी लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता की बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। मतलब डोंगजी जवाहर जी लोटू जाट, जो अपने लोटू जाट जानते हो ना, रिंगस वाला, निठारवाल, कौन है, निठारवाल है। तो ये लोटू जाट वगैरह, इन्होंने जब नसीराबाद छावनी को लूटा तो जनता खुश हो गई, वहां मजा आ गया बोला, है ना भाई, अंग्रेजों को सबक इन्होंने सिखाया, इसलिए खुश हो गए। चलिए, राज्यों की जो आर्थिक मामले थे उनमें भी इन्होंने क्या किया है, हस्तक्षेप किया। ये प्रश्न कई बार आया एग्जाम में। 1822 में
मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की? वेरी मोस्ट है। 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना की? वेरी मोस्ट है। और जोधपुर लीजन के लिए 1.15 लाख मतलब 1,15,000 वार्षिक खर्चा लेना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। मतलब देखो, जोधपुर लीजन की स्थापना कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। और राजाओं कह रहे हैं तू 1,15,000 रुपए दे, इसके लिए पैसा ले रहे हैं, प्रतिवर्ष ले रहे हैं उनसे। इसके अलावा 1841 में एमबीसी की स्थापना की। एमबीसी का मतलब है मेवाड़ बिलकोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा सभी बटालियन के रखरखाव खर्चे संबंधित राज्य से वसूले। स्थापना वो कर रहे हैं, काम उनका है, पैसा किससे ले रहे हैं? राजा से ले रहे हैं, है ना। बड़ी तगड़ी। मतलब ये जो 3% है ना, वो तीनों ही वेरी मोस्ट है। तो मेवाड़ बटालियन की स्थापना जो है, अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी 1822 में। 1834 में शेखावटी, 1835 में जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन का मुख्यालय पूछे ना, मुख्यालय एरनपुरा में। कहाँ है? एरनपुरा। कहाँ दे रखा है? 11वीं क्लास की किताब में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? एरनपुरा में। और 1841 में इन्होंने किसकी स्थापना की है? तो इन्होंने 1841 में मेवाड़ भील कौर की स्थापना की है। ठीक है जी। अब लिखा है सामंतों की मनोदशा। मतलब जो सामंत थे उनकी मनोदशा ठीक नहीं रही। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने सारे टैक्स वगैरह वसूलने का अधिकार अपने पास ले लिया, तो उनके तो अधिकार छीन गए ना, इसलिए ऐसा कुछ इसमें दिया है। अब है तात्कालिक कारण वास्तव में क्या था? तो तात्कालिक कारण देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल्स में प्रयुक्त कारतूस में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, और इसको चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक क्रांति प्रारंभ। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कब हुई? 10 मई 1857। ना जाने कितनी बार, शायद हजारों एग्जाम में पूछा होगा क्वेश्चन। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जोधपुर में क्रम से जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना, मेजर सावर्स था आपके मेवाड़ में। फिर आ जाइए, मेक मोशन था आपके मारवाड़ में। और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट था, वो था जयपुर में। ये प्रश्न मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। ये भी कई एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। चलो, सभी राजस्थान के तात्कालिक एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। मतलब उस समय राजस्थान का एजीजी था, वो कौन था? वो था आपका पैट्रिक लॉरेंस था। मतलब मैं अगर शॉर्टकट में कहूं तो यहां से यहां तक का मीटर जो है वेरी वेरी मोस्ट है। ये सारी बातें बहुत बार पूछी हुई है। अब आ जाइए, क्रांति के समय हमारी छावनियां कितनी थी? तो 6 4 छावनी। छावनी से 6 उठा के 6 बना लो। तो छावनियां कितनी थी हमारे उस समय? तो उस समय हमारे पास जो छावनियां थी वो 6 छावनियां थी। देखिए, नसीराबाद छावनी थी जिसका मुख्यालय अजमेर था, और यहाँ पर विद्रोह किया वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फिनिटी, जो कहाँ से आई थी? अजमेर से आई थी। तो 15वीं बंगाल जो है नेटिव इन्फिनिटी है, उसने यहाँ विद्रोह किया। फिर है नीमच। नीमच का मुख्यालय कहाँ था? तो नीमच का ग्वालियर में है। यहाँ पर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट थी। नीमच में मालवा और मेवाड़ वाली थी। एरनपुरा का मुख्यालय कहाँ है? पाली में है। और किसके अधीन थी? जोधपुर लीजन। ठीक है, यहाँ कौन सी लीजन है? जोधपुर लीजन। देवली में होती है तो देवली है, टोंक में है, और कोटा कंटिजेंट के अधीन थी। ब्यावर आ जाइए, ब्यावर अजमेर में है, और यहाँ पर कौन सी रेजिडेंट थी? तो मेर थी। फिर आ जाइए खेरवाड़ा उदयपुर में, और यहाँ कौन थे? भील रेजिडेंट थी।
तो ध्यान रखना ये सारी बातें हैं, एक्स्ट्रा है, आप पढ़ते हो उससे भी एक्स्ट्रा है। देखो नसीराबाद का मुख्यालय पूछा है अजमेर, ये तो कर दोगे, लेकिन देखो नीमच का मुख्यालय पूछा है, क्या है, तो ग्वालियर है। एरनपुरा का बताते हैं पाली है। देवली का जानते हो टोंक में है। ब्यावर का भी जानते हो अजमेर में। खेरवाड़ा भी जानते हो। लेकिन अच्छा प्रश्न है एक तो क्या, अच्छा फिर अच्छे प्रश्न देखो क्या है, ये तो जानते हो खेरवाड़ा में भील है, ठीक है, लेकिन ब्यावर में मेर थे ये नहीं जानते। कौन से हैं, मेर रेजिमेंट है यहाँ पर, कौन सी है, मेर रेजिमेंट। अच्छा देवली में नहीं जानते कि कोटा वाले हैं, देवली में कोटा वाले हैं। फिर एरनपुरा में तो कर लेंगे अपन जोधपुर वाले, क्योंकि जोधपुर के दिए नहीं थी ये। फिर आ जाइए नीमच, तो नीमच में एमपी में है तो वहाँ मालवा वगैरह है, लेकिन साथ में मेरवाड़ा भी है, और ये तो जानते ही हो बंगाल वाली। चलिए इन 6,000 जो 6 छावनियां थी उनमें 5,000 भारतीय सैनिक के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। मतलब छावनियां 6 सैनिक कितने हैं, 5,000, इसमें कोई यूरोपीय मतलब अंग्रेज सैनिक नहीं है। एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी में एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली। भाई मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई, लेकिन एजीजी के पास सूचना कब पहुंची, 19 मई, मतलब आप ये कह सकते हो 9 दिन का टाइम उनको लग गया। फिर नसीराबाद में विद्रोह कब होता है, 28 मई को। अपने नसीराबाद में विद्रोह कब होता है, मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई। सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून को वो पहुंच गए थे वहां पे, दिल्ली पे कब पहुंचे थे, 18 जून को। चलिए अब आ जाइए नीमच में, कहाँ क्रांति होगी, नीमच में। तो नीमच में 3 जून को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नीमच छावनी का कप्तान जो है मैकडोनाल्ड, आपको नहीं मिलेगा हर जगह, कौन है मैकडोनाल्ड, कप्तान यहाँ का ये है, के किले में रक्षा के प्रयास किए, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजों के बंगले को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। कुल मिला के शाहपुरा वाले ने नीमच वाले सैनिकों का साथ दिया है। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन क्रांतिकारियों को निकाल भेजने और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर फिर से अधिकार कर लिया। देखो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, जब नीमच पर वापस अधिकार किया तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ ने सहायता की है। पूछा कभी नहीं है, लेकिन आरपीएससी का ट्रेंड यही है आजकल। जो मुख्य बातें हैं शाहपुरा वाली वो तो सबको याद रहती है। ये पूछेगा नीमच पर अधिकार करने में किसने सहयोग किया, तो वहां लिखाएगा करौली ने किया, कोटा ने किया, ऐसा कुछ। तो आप ध्यान रखना कोटा, बूंदी और मेवाड़ ने। फिर आ जाइए एरनपुरा का विद्रोह देखिए। एरनपुरा में कब होता है, 21 अगस्त 1857 को। कब होता है, 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। भाई साहब ये प्रश्न मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है, मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। मतलब यहां ये नेतृत्वकर्ता आपको नहीं मिलेंगे। तो यहां देखो कौन कौन है, शीतल प्रसाद नहीं मिलेगा, मोती तो फिर मिल जाएगा कई जगह, शीतल नहीं मिलेगा, तिलक नहीं मिलेगा। तो मोती, शीतल और तिलक, तो इन्होंने यहां पर क्या किया है, विद्रोह किया है। ठीक है, जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। वे क्रांति के नेताओं के आदेश अनुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगियों का नारा लगाते दिल्ली की ओर चले। अववागात ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उन्हें
अपने साथ मिलाता है। इनकी मुलाकात कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, खेरवा में। नया आरपीएससी का लेटेस्ट अगर कोई प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर नहीं मिलेगा, वो आंसर है खेरवा। क्या है? खेरवा है। अब आ जाइए यहाँ पे, आहुआ में विद्रोह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने। देखो, आपको आलनियावास, आसोप ये सब मिलेंगे, गुलर भी मिलेगा, लेकिन लांबिया नहीं मिलेगा। किसी दिन आ गया तो खुद लांबे हो जाओगे वहां, तो लांबिया नहीं मिलेगा। एक रूडावास, रूडे रूडे रहते हो बड़े, रूडावास कब किया? तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली में कैप्टन हीथकॉट और जोधपुर के महाराजा तख्त की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया। इन्होंने जो बिथोड़ा में पराजित किया वो कब किया है? 8 सितंबर 1857 को। इन्होंने हीथकॉट अंग्रेज अधिकारी था और राजा थे जोधपुर के तखत सिंह। फिर 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक मोशन के बीच चेलावास का युद्ध। कौन सा होता है? चेलावास का युद्ध होता है। मेक मोशन का सिर काट दिया गया यहाँ पर और आहुआ के किले पर लटका दिया गया, दरवाजे पर लटकाया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण करने के लिए, किले पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर भेजी गई। और आहुआ की क्रांति को आज भी लोग याद करते हैं गीतों के माध्यम से। ढोल बाजे चंग बाजे, फिर बाजे बांक्यो, एजेंट की गर्दन टांके दरवाजे पर टांक्यो। मतलब एजेंट की जो गर्दन है वो काट करके कहाँ टांक दिए हैं? दरवाजे पर टांक्या। थोड़ा सा और है, टाइम हो रहा है वैसे अपना, एक बार स्पीडली कर लेते हैं इसको। देखो, कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह होता है और जयदयाल और मेहराब खां अली के नेतृत्व में यहाँ हुआ और सबसे सुनियोजित सुनियंत्रित क्रांति कोटा की थी। विद्रोही सैनिक ने कैप्टन बर्टन का खूब बार पूछा हुआ है, बर्टन का सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, कोटा में विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857। नेतृत्व कौन करते हैं? जयदयाल मेहराब खां। सबसे सुनियोजित सुनिश्चित क्रांति कहाँ की है? कोटा की है। उसके बाद में है, किसकी गर्दन काट के घुमाई गई है? मेजर बटन की। राजा कौन थे यहाँ? राम सिंह। चलिए फिर देखो, क्रांति का समापन। सन 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल मेहराब खां, इनको फांसी पर चढ़ा दिया। हमारी क्रांति असफल क्यों हो गई? उसके कुछ रीजन दिए हैं यहाँ पे। अधिकांश राजा महाराजा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग कर रहे थे। क्रांति समय से पहले प्रारंभ, भाई 31 मई को होनी चाहिए थी लेकिन 10 मई को हो गई थी। फिर कुछ सीमित स्थानों पर ही क्रांति हुई थी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय में शुरू हो गया। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों पर परस्पर क्रांतिकारी जो थे वो तालमेल नहीं बिठा पाए, संसाधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर ने तात्या टोपे का कोई किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया। इसमें अभ्यास प्रश्न देखो, 1857 में की क्रांति में राजस्थान में जो प्रारंभ होती है सबसे पहले कहाँ से? नीमच से, एरनपुरा से, नसीराबाद से या कोटा से? तो नसीराबाद से। तो नसीराबाद है क्योंकि 28 मई को होती है, नीमच में 3 जून को होती है, एरनपुरा में 21 अगस्त को होती है, कोटा में 15 अक्टूबर को होती है। इस हिसाब से सबसे पहले कौन सा आ रहा है? नसीराबाद आ रहा है। फिर है, कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया?
ब्यावर से, आहुआ से, भरतपुर से या नीमच से। तो अपन ने पढ़ा भी आहुआ से नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है। फिर लिखा है 1857 की क्रांति की शुभारंभ खालिस्तान को हुआ। तो कब हुआ भाई? 28 मई 1857 को हुआ। खेरवाड़ा छावनी में खालिस्तान रेजिमेंट थी। तो कौन सी रेजिमेंट थी? भील। ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने 2 चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट किए हैं, और कल यहाँ से चलेंगे कि राजस्थान का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है।